हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर, जिसमें हम लोगों ने देखा था किसी कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, चार्जेस कैसे इंड्यूस होते हैं, इंड्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ में अगर दो कंडक्टर्स को किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया जाता है तो चार्ज शेयरिंग होती है, चार्ज वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में ये भी देखा था कि जब उनको कनेक्ट किया जाता है तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या निकल के आता है। आज की क्लास में हम लोग इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको यहां पर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। हम लोग डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर अलग नहीं होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि किस प्रॉपर्टी पर हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं इंसुलेटर की। साथ में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जिसमें हम पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर पढ़ेंगे, साथ में देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है पोलराइजेशन वेक्टर और सरफेस चार्ज डेंसिटी में। साथ में ये देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर किसी दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसमें पोलराइजेशन कैसे होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां दोबारा से डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे इंड्यूस चार्ज जो सरफेस पर प्रोड्यूस होता है किसी डाइलेक्ट्रिक की, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिनमें जो चार्ज होता है वो मूव नहीं करता, मतलब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। कंडक्टर्स क्यों होते हैं, साथ में अगर बात किया जाए इंसुलेटर क्यों होते हैं या डाइलेक्ट्रिक क्यों होते हैं, उसका सीधा रीजन ये होता है कि कंडक्टर्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर अगर बात करें तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि थर्मल एमिशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अपने पेरेंट एटम को छोड़ करके एक्साइट हो जाते हैं, तो उनसे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट बनती है, तो उनको यहां पर हम कंसीडर नहीं करते। बाय डिफॉल्ट अगर बात की जाए तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं रहते, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो इनको अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ले जाया जाएगा तो इनमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो मटेरियल वो जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं रहते उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर एक अलग मटेरियल होते हैं, उनकी फिजिक्स ही अलग होती है। जब मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे वहां पर बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर में जो मटेरियल होते हैं उनमें एटम की ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, साथ में कुछ डोपिंग करवाई जाती है, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किए जाते हैं जिससे उनकी कंडक्टिविटी इनहैंस करवाई जाती है। तो सबसे पहले यहां पर डिफरेंशिएशन लिखी गई है, ए डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टर अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फील्ड डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। उस इंसुलेटिंग मटेरियल या उस डाइलेक्ट्रिक का नेचर कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है, फील्ड कितना लगाया गया है तब तक वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। इफ द फील्ड एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद भी अगर फील्ड बढ़ा दिया जाता है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ए डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, वो क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं रहते। इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि किस प्रॉपर्टी पर हम फोकस कर रहे हैं, किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स में अभी हम लोगों ने देखा, अगर बात करते हैं कंडक्टर्स के बारे में इन जनरल, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स या फिर इनको हम यहां नाम दे रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स, इनमें चार्ज कैसा होता है, उसमें चार्ज फ्री रहता है, लेकिन इसमें चार्ज जो होता है वो बाउंड रहता है। और बाउंड चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता, इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर की जिस प्रॉपर्टी को फोकस कर रहे होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि चार्जेस इनसाइड द मटेरियल के अंदर जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं कर सकते। तो जब उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो इंसुलेटर्स को ही हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। कैपेसिटर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स का यूज कहां किया जाता है।
कैपेसिटेंस कब हम कहते हैं उसे, कैपेसिटर कब कहते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं समझ में आया होगा। इंसुलेटर ही होते हैं। इंसुलेटर की उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि इंसुलेटर के अंदर चार्जेस मूव नहीं कर सकते, चार्ज होते हैं बाउंड होते हैं, उसके बिहाफ पर हम इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक को फर्दर दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। पहले क्या होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोई भी स्मॉल एंटिटी हो सकती है, उनको हम सपोज नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल्स। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड कर जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर होते हैं कोइंसाइड अगर कर जाएंगे तो वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा उस मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पोलराइज होते हैं, जैसे H2O का मॉलिक्यूल हो गया, पोलराइज होता है, तो उसमें क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव के जो सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सेपरेटेड होते हैं, थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं, जिससे कि उनमें क्या होता है एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक साथ कोइंसाइड कर जाते हैं उनको कहा जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या नॉन पोलर कंडक्टिंग मटेरियल। आई थिंक ये डेफिनेशन समझ में आई होगी कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनमें चार्जेस मूव नहीं कर सकते। उस समय पर इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंसीडर करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है पोलर, दूसरे होता है नॉन पोलर। पोलर में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर उनके सेंटर्स क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, जिससे उनका डाइपोल मोमेंट कुछ बनता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। नेट की बात नहीं की जा रही, केवल पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका डाइपोल मोमेंट बनेगा। लेकिन अगर नॉन पोलर के बारे में बात करते हैं तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव के जो सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, और एक बार सेंटर कोइंसाइड कर जाएंगे तो वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा उस मॉलिक्यूल का। नेट डाइपोल का मतलब ये नहीं पूरे मटेरियल का, उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो इनको दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहले होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के जो सेंटर होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो इनका अलग अलग डाइपोल मोमेंट बनता है। इन डाइलेक्ट्रिक में चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, ये बात जरूर याद रखेंगे कि जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया गया है तो चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, वो बिहेव करता है नॉन पोलर के ही जैसा। रीजन क्या होगा, देखो अगर मान लेते हैं यहां पर फील्ड एब्सेंट है, E इज इक्वल टू 0 है यहां पर, तो अगर E इज इक्वल टू 0 है और यहां पर ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखो इनके सेंटर कोइंसाइड तो कर नहीं रहे, इनका डाइपोल मोमेंट बनेगा। जैसे यहां माइनस प्लस, इधर डाइपोल मोमेंट बना इसका P1 वेक्टर, इधर माइनस प्लस, इधर इसका डाइपोल मोमेंट बने P2 वेक्टर। इस तरह से बनेंगे सबके डाइपोल मोमेंट, और इस तरह से अगर डाइपोल मोमेंट बनेंगे तो इनको अगर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर करते हैं, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो बनेगा वो 0 बनेगा। रीजन क्या होगा, तो रीजन ये होगा कि इनका जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम ओरिएंटेशन, तो यहां लिख सकते हैं ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। ठीक है, जब E 0 होगा तब की बात कर रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को कंसीडर किया जाए, पर्टिकुलर वॉल्यूम चाहे जितना छोटा वॉल्यूम लेंगे उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 बनेगा। लेकिन अगर फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर रीजन से आ रहा फील्ड है उसको अप्लाई कर दिया गया, इधर फील्ड है कुछ इस तरह से, ये फील्ड लगा दिया गया, तो जैसे ही फील्ड लगाया जाएगा, हम लोगों को पता है फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इनके आयंस के ऊपर, या इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएगा। और जैसे फील्ड का फोर्स लगेगा, इधर है फील्ड, इस फील्ड का फोर्स जैसे लगेगा, पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा फील्ड की तरफ, तो देखो जो रैंडम ओरिएंटेशन था अब वो क्या हो रहे हैं, अरेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, किस साइड में, पॉजिटिव अरेंज होने की कोशिश कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिससे देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है,
इस तरह से बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरह से बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरह से बनेगा, ये डाइपोल मोमेंट बन रहा होगा कुछ ऐसा, ये ऐसा डाइपोल मोमेंट बनेगा, ऐसा डाइपोल मोमेंट बनेगा। और ऐसा डाइपोल मोमेंट बनेगा तो देखो यहां पर नेट जो डाइपोल मोमेंट बनने वाला किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर वो जीरो नहीं है। तो यहां पर अगर कह देते हैं E नॉट इक्वल जीरो, तो यहां पर P नेट जो बनेगा वो भी जीरो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर या किसी भी डाइलेक्ट्रिक के बाहर अगर फील्ड लगाया गया है और फील्ड कैसा है, तो फील्ड नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो फील्ड में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा तो वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा। बट इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पर क्या होगा, ओरिएंटेशन उनका रैंडम होने की वजह से कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा। तो याद रखेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनमें पॉजिटिव और निगेटिव जो आयंस होते हैं या पॉजिटिव निगेटिव जो पार्ट होते हैं, जिसमें पॉजिटिव पार्ट हो गया, न्यूक्लियस निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन, उनके सेंटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। कोइंसाइड नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बनता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है तो वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो बनता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखेंगे। और यहां पर जैसे फील्ड लगाएंगे इन पर फोर्स लगेगा, वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा इस बार। तो पोलर हो या नॉन पोलर हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तो वहां पर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा, नेट डाइपोल मटेरियल के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बनेगा इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अगर नॉन पोलर के बारे में बात करें, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो इसमें देखो बनाए अलग अलग गए हैं ये, लेकिन है एक दूसरे के ऊपर। यहां पर जो रेड से बने हुए हैं, जो रेड से बने हुए इनको मान लेते हैं पॉजिटिव आयंस हैं, और जो ये ब्लू से बने हुए हैं वो निगेटिव आयंस हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव के सेंटर्स देखो यहां पर क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस कोइंसाइड्स, सेंटर जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव के, जिससे कि यहां पर जो डाइपोल मोमेंट बनेगा, डाइपोल मोमेंट जो बनेगा वो बनेगा जीरो। तो डाइपोल मोमेंट इनका जीरो बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब फील्ड लगाया जाएगा तो पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा, निगेटिव पर भी फोर्स लगेगा, तो इनके जो सेंटर होते हैं वो डिस्प्लेस होने की कोशिश करते हैं, तो सेंटर डिस्प्लेस हो जाएंगे। और सेंटर जैसे डिस्प्लेस होंगे, यहां पर देखो फील्ड लगाया गया है, इस तरफ फील्ड लगा है, तो इस फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्ज अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, और इसके अपोजिट निगेटिव चार्ज अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखो यहां पर ये वाला क्या था, तो ये पॉजिटिव चार्ज था, और इधर वाला क्या था, निगेटिव चार्ज था। तो देखो पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, यहां पर कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। डिफरेंसेस का मतलब क्या है, पहले जहां पर सेंटर था पॉजिटिव का, निगेटिव का सेंटर भी वहीं था। अब क्या हुआ, निगेटिव का सेंटर और पॉजिटिव के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई, और जैसे हम लोगों को पता है यहां पर पॉजिटिव है और मान लेते थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, यहां पर निगेटिव है, और इनके बीच का सेपरेशन अगर s लिख दिया जाता है तो यहां पर डाइपोल मोमेंट को तुरंत डिफाइन कर पाएंगे हम लोग, q इंटू एस से लिखा जाएगा। और ये डाइपोल मोमेंट क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो अगर ये s वेक्टर है, s वेक्टर लिख दिया जाए तो यहां पर हमें माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो ये मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, लेकिन s का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निगेटिव इधर की तरफ आया है, इसका मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट बनेगा ऊपर की साइड बनेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू s वेक्टर बनेगा। जिस तरफ शिफ्ट होगा उसके अपोजिट बनेगा डाइपोल। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो जब कभी भी किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस पोटेंशियल लगाया जाएगा या फिर फील्ड लगाया जाएगा, तो फील्ड के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपने सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस बना लेते हैं। डिस्टेंस बनाने के बाद देखो पॉजिटिव निगेटिव की अलग अलग पोलैरिटी बन रही है, इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन। इसे कहते हैं हम पोलराइजेशन, इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन क्या है? एक फेनोमेनन है जिस क्या होता है, तो पोलराइजेशन क्या है? फेनोमेनन है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर है उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव की अलग अलग पोलैरिटी बनती है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और डाइपोल मोमेंट जो क्रिएट होता है इसी प्रोसेस को कहा जाता है पोलराइजेशन। समझ में आया होगा? तो ये पोलराइजेशन किसका है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। और यहां पर हम लोगों ने देख लिया ये अलाइन हो रहे थे, पोलर मॉलिक्यूल्स थे किसके? डाइलेक्ट्रिक के। तो पोलर मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक के अगर अरेंज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो यहां पर तो इस तरह से इसके अंदर प्रोड्यूस होता है डाइपोल मोमेंट। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है तो उसके अंदर कुछ इस तरह से डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। लेकिन यहां पर एक ऑब्जर्व की बात की, जब भी कभी फील्ड नहीं होगा, चाहे वो पोलर हो डाइलेक्ट्रिक चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, तो हम क्या करते हैं वहां पर देखेंगे चाहे वो मॉलिक्यूल पोलर हो या ना हो, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, जिससे उनका नेट जो डाइपोल मोमेंट बनता है वो जीरो बनता है। लेकिन जैसे ही फील्ड लगाएंगे दोनों के पास डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो याद रखेंगे ये जो मटेरियल होते हैं इन्हीं को हम एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाता है। यूज तो दोनों को कर सकते हैं लेकिन इनको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं क्योंकि ये इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज तो होंगे नहीं, वो पहले से पोलराइज रहते हैं, लेकिन वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। यहां पर डाइपोल मोमेंट बनता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो इस तरह से हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डिफाइन करते हैं और उनका डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। अब पोलराइजेशन का फिनोमेनन देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनाते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनके सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर के फॉर्म में। कैसे? मान लेते हैं कि कोई एक मटेरियल है, यहां पर ये कोई मटेरियल है जो कि ऑफ कोर्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, और इसके अंदर एक छोटा सा, यहां इसके अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं। ये छोटा सा वॉल्यूम ले लिया गया, ये छोटा सा वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम को नाम दे देते हैं डीवी या फिर डी टाउ नाम दे देते हैं, डीवी नाम दे देते हैं अभी के लिए। छोटा सा वॉल्यूम डीवी है और इसमें जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है वो कैसा है? इसके अंदर मान लेते हैं n नंबर ऑफ डाइपोल्स हैं, n नंबर ऑफ डाइपोल्स। वो डाइपोल्स फील्ड क्रिएट करके बनाए गए हों या पहले से ये कोई मटेरियल रहा हो, पोलर मटेरियल रहा हो, जिसकी वजह से इसके अंदर n डाइपोल्स बने हुए हैं। तो यहां पर n नंबर ऑफ डाइपोल्स है जिनका डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल एक का डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है, स्मॉल p वेक्टर है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर पोलराइजेशन वेक्टर डिफाइन किया जाता है, पोलराइजेशन वेक्टर डिफाइन किया जाता है कैपिटल P वेक्टर से, ध्यान रखेंगे। और कैपिटल P वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाता है, क्या लिखेंगे? टोटल डाइपोल मोमेंट जो बना है तो इसे लिखेंगे n इंटू P वेक्टर। रीजन क्यों? क्योंकि यहां पर एक का डाइपोल मोमेंट P, n नंबर ऑफ डाइपोल्स हैं तो n इंटू P लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा V। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह डाइपोल, तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है पोलराइजेशन वेक्टर को। तो ये पोलराइजेशन वेक्टर हो गया। यहां पर हमारे पास वॉल्यूम मान लेते हैं, सपोज छोटा सा वॉल्यूम V है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट बना रहे होंगे, नेट डाइपोल मोमेंट। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? पोलराइजेशन वेक्टर होता है रेशियो किसका? नेट डाइपोल मोमेंट और पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से लिख सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर इज अ वेक्टर क्या होगा? पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है इज अ वेक्टर टोटल डाइपोल मोमेंट टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम
पर यूनिट वॉल्यूम जो डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है उसी को हम पोलराइजेशन वेक्टर लिखते हैं उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। तो पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन कर लिया। पोलराइजेशन होता क्या है वो यहां पता चला कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, मतलब उनमें पॉजिटिव निगेटिव बन जाते हैं। जो उनके सेंटर्स होते हैं जो पहले कोइंसाइड कर रहे थे वो अब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, कुछ डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो डिस्प्लेस होने की वजह से क्या होगा, तो डिस्प्लेस होने की वजह से उनमें एक डाइपोल मोमेंट बनेगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए होंगे तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट भी निकल के आएगा। तो ये हो गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को डिफाइन किया गया पोलराइजेशन वेक्टर के फॉर्म में। डेफिनेशन क्या होगी तो बताएंगे, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग यहां एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये डिफाइन ही किसके लिए होती है, फॉर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, या फिर इसको लिख देते फॉर आइसोट्रॉपिक लीनियर। आइसोट्रॉपिक होना चाहिए मटेरियल, लीनियर होना चाहिए मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक के लिए है ये। फॉर आइसोट्रॉपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक ये बताते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब कि जितना ज्यादा हम फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, यहां से पता चलता है। और यहां से अगर हम कांस्टेंट ये हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो यहां पर कांस्टेंट आता है जिसको हम काई ई पढ़ते हैं। ये क्या है, काई ई है, और यहां पर लिखा जाता है ई वेक्टर। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और ये वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम ये लिखी जाती है 0, क्योंकि वैक्यूम को हम पोलराइज तो कर नहीं सकते तो वैक्यूम के लिए 0 लिखी जाती है। तो ध्यान ये रखेंगे कि जब भी कभी भी हमें डिफाइन करना होगा पोलराइजेशन वेक्टर को तो बताएंगे टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो होगा पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं जब भी कोई भी मटेरियल दिया गया होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसमें डाइपोल मोमेंट पहले नेट निकाल लेंगे, जितने में वॉल्यूम में निकाला गया उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर उस छोटे से वॉल्यूम का। कंप्लीट निकालना होगा तो सबको ऐड करके निकाल लेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन किया गया। ये क्या होती, फॉर आइसोट्रोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक। अगर ये कंडीशन दी होती है तब हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको डिफाइन दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन वेक्टर और अप्लाई किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है उस दिए गए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे डेफिनेशन देना चाहे याद रख सकते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी रेशियो है किसका, पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए क्या करते हैं, फिर से हम यहां पर चूज करते हैं कुछ ऐसा मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके अंदर अब की बार छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं, बहुत छोटा सा वॉल्यूम, बहुत छोटा सा ये वॉल्यूम ले लिया गया। अब ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम ले लिया गया, मान लेते हैं ये डीवी वॉल्यूम है, ठीक है। और इसमें कैपिटल एन को डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये टर्म डिफाइन किया, टोटल नंबर ऑफ डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कैपिटल एन है। तो ये डिफाइन कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, कैपिटल एन हो जाएंगे। अब यहां से हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ
कि पहले से यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी था, नेगेटिव चार्ज भी था। पॉजिटिव चार्ज यहां है और नेगेटिव चार्ज यहां कहीं पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और ये स्मॉल एस दे रखा है, ठीक है, एस है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, एस वेक्टर लिखना चाहे तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर लिख दिया गया, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ लिखें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स जो डाइपोल होंगे वो पर यूनिट कितने होंगे, एन है, तो इसको लिख सकते हैं एन इंटू डीवी, ठीक है। ये हो गए नंबर, और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसका अगर डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई कराना, तो इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम लोग यहां से, कि ये हो जाएगा क्यू इंटू में लिख देंगे एस वेक्टर, और एस पर वेक्टर लगाएंगे तो यहां माइनस साइन लगा के लिखेंगे। तो ये क्या लिखे गए हैं, नंबर है। ये हमारे पास हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, और ये बराबर लिख देंगे हम लोग, ये है क्या, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास चार्ज मिल जाएगा। तो ये हमारे पास मिल जाएगा डीपी वेक्टर, मतलब छोटा सा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ये। तो छोटा सा डाइपोल मोमेंट हम ऐसे लिखते हैं, तो पोलराइजेशन वेक्टर तो कैपिटल पी होता है, उसको डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, डीपी वेक्टर डिवाइडेड बाय में डीवी, और इसको डीवी से जब डिवाइड करेंगे तो देखो माइनस एन क्यू एस वेक्टर निकल के आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आने वाली है पोलराइजेशन वेक्टर की। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, एन ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल भी कह सकते हैं, यहां पर क्यू इंटू में एस बनेगा। एस के साथ यहां माइनस साइन हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि एस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा पोलराइजेशन वेक्टर उसके बिल्कुल अपोजिट होगा, ध्यान ये रखेंगे। ये डिफाइन कर दिया गया पोलराइजेशन वेक्टर। तो जब भी कभी हमें पोलराइजेशन वेक्टर लिखना होगा, नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिए गए होंगे, चार्ज दिया गया होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया गया होगा, कितने से डिस्प्लेस हुए, तो इस तरह से हम लिख पाएंगे। हमारी हेडिंग क्या थी, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको समझते हैं ऐसे, एक अलग फिगर बनाते हैं, कुछ इस तरह का फिगर ये हमारे पास बनाया गया है। इसमें ये इस तरह से डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहां के मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो वो डिस्प्लेस हो गए हैं, कुछ इस तरह से डिस्प्लेस हो गए हैं, यहां कहीं पर डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस बहुत कम हुए होंगे, लेकिन हम लोग ऐसा बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा सा दिखाएंगे। ये एस डिस्प्लेस हो गए नीचे की तरफ मान लेते हैं। तो अगर ये एस डिस्प्लेस हुए होंगे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये होगी इनकी डायरेक्शन डिस्प्लेस होने की। और अगर यहां पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो इसके नॉर्मल वेक्टर आएगा, और इसकी डायरेक्शन हम लोग डिफाइन कर देते हैं, दैट इज एन कैप डिफाइन कर दिया। अब ये इस तरफ आ रहे होंगे, इसका छोटा सा वॉल्यूम भी कुछ होगा, तो यहां का जो एरिया है मान लेते हैं वो ds है, या फिर इसे हम dA लिख लेते हैं, dA लिख दिया गया। छोटा सा एरिया यहां का dA है तो यहां का भी एरिया तो dA हो जाएगा। सिलेंडर लिया है हम लोगों ने, तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे कि जो यहां से यहां डिस्प्लेस हुए चार्ज कुछ अपीयर हुआ होगा, नेट चार्ज तो 0 लेकिन चार्ज कुछ अपीयर हुआ होगा। तो चार्ज अपीयर हुआ होगा मतलब यहां वाले शिफ्ट होके यहां आए, कुछ यहां शिफ्ट होके यहां आए होंगे। तो यहां पर लिख देते हैं चार्ज अपीयरिंग इन दिस सेक्शन। चार्ज अपीयरिंग इन दिस सेक्शन कितना होगा, चार्ज कितना अपीयर हो रहा होगा। तो चार्ज अपीयरिंग लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं n, नंबर मिल जाएंगे टोटल, और इसका जो एरिया लिया गया मान लेते हैं वो एरिया dA है, तो इसे हम dA लिख देते हैं, ठीक है। साथ में हमें लिखना होगा ये हाइट कितनी होगी s, तो इसे लिखेंगे s cos थीटा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करा जाए, क्यू से मल्टीप्लाई करा दिया, मान लेते हैं क्यू है इस पर चार्ज। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, अभी हम लोगों ने यहां डेराइव किया है कि एन क्यू एस वो किसके बराबर होता है, तो एन यहां पर देखो क्यू है और ये एस है, किसके बराबर लिख सकते हैं, तो वो लिखा जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर। तो यहां से ये मिलकर के बन जाएगा क्या, P बन जाएगा, और साथ में इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बनेगा देखो dA, यहां पर लिख पाएंगे हम लोग cos थीटा, ठीक है, cos थीटा लिख देंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो P वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट लगा के लिख सकते हैं, या इसको पहले PA, यहां पर लिखा जा सकता है देखो dA
डीए लिख सकते हैं, डॉट में एन कैप लगा के लिख सकते हैं, कुछ ऐसा। कैसे? ये एन कैप और डीए का जब डॉट किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा, ये कुछ इस तरह से है। यहां पर देखो डीए की डायरेक्शन आएगी, डीए कॉस थीटा इधर वाला कंपोनेंट बनेगा, तो इसको हम इसके साथ मिला करके लिख देंगे, एन कैप के साथ डॉट बनेगा ये। तो इसको लिखेंगे तो चार्ज था ना, तो अगर ये चार्ज था तो हम इसे लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो यहां लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या लिखी जाएगी, तो उसे हम लिखते हैं सिग्मा बी इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, तो इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, पी वेक्टर डॉट एन कैप, ये हमारे पास बनेगा। यहां सिग्मा में सिग्मा बी क्या है, तो बी का मतलब यहां पर बाउंड चार्ज, ये चार्ज फ्री नहीं है, सरफेस पर अपीयर तो हुआ है लेकिन ये बाउंड चार्ज है। तो बाउंड चार्ज की कैलकुलेशन करनी हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इन केस, या यहां पर ये कह सकते हैं कि ये बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा बी इज बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर में रिलेशन पूछेंगे तो ये बताएंगे, साथ में यहां पर पोलराइजेशन वेक्टर पूछा जाएगा किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, डिफाइन कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं, और पोलराइजेशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, आई थिंक वो यहां से समझ में आई होगी, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन वेक्टर, इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती है तो उसमें इसका पोलराइजेशन हम कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले यहां पर हम प्लेट बनाते हैं कुछ जो फील्ड क्रिएट करेंगी पहले, तो मान लेते हैं कि यहां पर एक प्लेट है ऐसी, ठीक है, और एक दूसरी प्लेट इधर बनाई गई इसके सामने, एक दूसरे के अपोजिट है, रखी गई सामने आमने सामने। यहां पर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाया गया है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसके ऊपर प्लस सिग्मा है तो इसके ऊपर माइनस सिग्मा है, इस तरह से बनाया गया इन्हें। अब क्या किया जाता है, इनके बीच में एक स्लैब रखी जाती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पूरी तरह से भरी हुई है, चार्जेस को अलग अलग दिखाने के लिए थोड़ा खाली रखते हैं हम इसे, कुछ इस तरह से। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये हमारे पास दे रखी है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गई। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन कैसे होगा, अगर मान लेते हैं ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ इस तरह से, यहां पर कुछ ऐसा, और इसका मान लेते हैं निगेटिव पॉजिटिव कुछ है तो वो उसी के साथ रहता है, एकदम अगल बगल रहते हैं, बहुत पास पास में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है। तो इस तरह का कुछ शेप बनेगा, ये कुछ शेप बनेगा यहां इनके अंदर मॉलिक्यूल्स का, इनके शेप को क्या करेगा, ये डिफॉर्म कर देगा, फील्ड जो लगा है, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट बनी है तो इधर जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरह से फैल जाएंगे, यहां से देखते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएंगे इनके अंदर के मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे, कुछ बना लेते हैं हम लोग सिर्फ देखने के लिए कि कैसे डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है। अभी देखा था मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन कैसे होता है। यहां पर क्या करते हैं, देखो यहां पर हमने लाइनें खींच दी, दो अलग अलग जोन बना दिए इसके, पॉजिटिव नेगेटिव के, ऐसा कुछ। तो एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ अब नेगेटिव जाने वाला है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जाएंगे उनको देखते हैं। ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। यहां पर देखो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहा है, इधर नेगेटिव तो सामने पॉजिटिव बन जाएगा, ये ऐसे। अब देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी वो पोलराइज हो गई। तो जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज हो जाएंगे कैसे होंगे, तो जो इसकी अपोजिट फेसेस होती हैं, जो फील्ड लगाया जाता है, फील्ड किधर से किधर की तरफ होगा, तो फील्ड इधर से इधर की तरफ है। ये किसकी डायरेक्शन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में जो बनेगी पोलैरिटी स्लैब के ऊपर वो निगेटिव बनेगी, और इसकी डायरेक्शन में जो पोलैरिटी बनेगी वो पॉजिटिव पोलैरिटी बनेगी, ठीक है, स्लैब के सरफेस पर। लेकिन जो यहां पर चार्जेस होंगे अगेन वो बाउंड चार्ज होंगे, फ्री चार्जेस नहीं है ये। तो इस तरह से हम पोलराइज कर सकते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखकर। अब ये पोलराइज हुआ तो चार्ज कितना होगा उसकी कैलकुलेशन करने से पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है, उस रीजन के अंदर फील्ड है और उसमें कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, उस फील्ड वो जिस रीजन में पहले से वो फील्ड था तो उसका फील्ड क्या होता है 1/k टाइम्स कम हो जाता है। मतलब क्या है, ई जो एयर वाला होता है वो बराबर होता है, या फिर मीडियम का पहले लिख लेते हैं, ई जो मीडियम का होता है, अगर कोई मीडियम लगाया जाता है वो बराबर लिखा जाता है ई एयर डिवाइडेड बाय में यहां पर k टाइम्स लिखा जाता है। और ये k क्या हुआ करता था, इसी को हम कहते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। और रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो डिफाइन किया जाता है एयर या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। अब यहां से देखो एयर के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो गए, इसको हम यूज क्यों करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने यहां पर देखा, यहां पर ये मटेरियल इनके बीच में हम यूज क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है इसे यूज करने का। तो अगर मान लेते हैं इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया, काफी लंबे समय तक अगर हम चार्जेस को स्टोर करना चाहते हैं इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बना करके, तो इसके लिए जरूरी है कि इनके बीच में कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो इन चार्जेस को होल्ड करके रखे। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद में ये चार्जेस क्या चले जाएंगे, यहां से चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, जो भी आउटर सर्किट होगा उसमें जाकर के वहां पर करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो होने के बाद में चार्जेस क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन चार्जेस को अगर हमें लंबे समय तक रोक के रखना है तो इन दोनों के बीच में हमें एक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। इसके बिना आगे हम कैपेसिटर नहीं बना पाएंगे। तो कैपेसिटेंस तो होगी किसी भी कंडक्टर के अंदर, लेकिन कैपेसिटर तभी कहा जाएगा जब हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आई थिंक सारी चीज समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम पोलराइज कर सकते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट हो गया। यहां पर एक की कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है, याद रखना ही चाहिए। वो क्या है, तो वो है कि एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं बेरियम टाइटेनेट, बेरियम टाइटेनेट। बेरियम टाइटेनेट एक कंपाउंड होता है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, ये 1200 के करीब होती है, इतनी ज्यादा हाई होती है। इसीलिए बेरियम टाइटेनेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत हाई होने की वजह से, परमिटिविटी हाई होगी इसका क्या मतलब है, परमिटिविटी हाई होगी तो ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा मीडियम, और मीडियम को अगर रेजिस्ट करेगा मतलब जो मीडियम में फील्ड बनने वाला है वो फील्ड अब कम बनेगा। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी हाई है, इसका मतलब ये होता है यहां से जब वैल्यू रखी जाएगी तो जो पहले फील्ड था वो फील्ड अब और कम होता जाएगा, और फील्ड अगर ये कम होता जाएगा तो ये फील्ड किसका होगा, मीडियम का। तो एक्सटर्नल फील्ड में जो माइनस करके लिखते हैं ना हम, इधर फील्ड बन रहा था अभी इंड्यूस चार्जेस का फील्ड बन रहा था, इधर इंड्यूस चार्जेस का बन रहा था, कंडक्टर्स में देखा था, इधर एक्सटर्नल फील्ड बन रहा था। ये फील्ड अगर होगा और इस फील्ड की वैल्यू बहुत कम होगी तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इसका अमाउंट होगा ये बहुत कम निकल के आएगा, नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होती है उसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए यूज करते हैं कैपेसिटर बनाने के लिए। तो दिस मटेरियल इज यूज्ड टू डिजाइन कैपेसिटर्स, ठीक है, कैपेसिटर को डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे यहां पर है डेफिनेशन है एक बोर्ड के लिए कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। अभी शुरुआत में जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर पढ़ा था ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल जिनके अक्रॉस अगर कोई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, मतलब वहां कोई फील्ड लगाया जाता है, तो अगर फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें इतना फील्ड ना अप्लाई किया जाए कि उसके जो पेरेंट एटम है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपने पेरेंट एटम को छोड़कर डिटैच हो जाए। जब ऐसा होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखो क्या लिखा, इफ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन अ डाइलेक्ट्रिक, किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर बहुत ज्यादा फील्ड अगर क्रिएट कर दिया जाता है, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम
देयर पेरेंट एटम, अपने पेरेंट एटम के साथ डिटैच हो जाते हैं, ऐसा कुछ। अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये सेल बने हुए हैं, इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां से डिटैच हो जाता है। डिटैच हो जाएगा तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वही लिखा है, द डाइलेक्ट्रिक देन बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। दिस फेनोमेनन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। द मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन है कि ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो करवाया जा रहा है कुछ लिमिट होगी फील्ड की, तो वही डेफिनेशन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल पर यूनिट, यहां पर लिखा गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वो क्या होता है, सस्टेन विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, कोई मटेरियल की वो स्ट्रेंथ जो वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़े बिना जब तक सह सकता है, जब तक वो सह पाएगा, उसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कही जाती है। अब फील्ड है तो इसकी यूनिट फील्ड में लिखी जाएगी या वोल्ट पर मीटर लिखी जाती है। अगर याद रखना चाहें तो जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, कभी अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं कि जो एयर होती है, एयर के लिए 0.8 किलो वोल्ट पर mm लिखा जाता है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 0.8 किलो वोल्ट पर mm लिखी जाती है। देखो कितनी हाई वैल्यू है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू में एयर को अगर हम लोग पोलराइज करते हैं तो वो भी एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगेगी और उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इंड्यूस चार्ज ऑन अ सरफेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो कितना इंड्यूस होता है। अभी यहां पर हम लोगों ने देखा, ये देखो अभी देखा कि यहां पर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है किसी दो प्लेटों के बीच में, जो दो प्लेटें चार्ज होती है तो फील्ड बनता है, तो फील्ड में चार्ज जो इंड्यूस होता है वो कितना इंड्यूस होता है। इधर देखो निगेटिव बन रहा है, इधर देखो पॉजिटिव बन रहा, तो इधर निगेटिव कितना बनेगा, इधर पॉजिटिव कितना बनेगा, उसकी हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम एक प्लेट बना लेते हैं ऐसी कोई, ठीक है, एक दूसरी प्लेट इधर बना देते हैं इसी के सामने, जस्ट सामने, और इससे यहां पर एक स्लैब रख देते हैं, ये कोई स्लैब रख दी गई। अब इस स्लैब को हम पोलराइज कराते हैं और पोलराइज कराने के बाद में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, इस फेस पर रहेगा तो उसको हम ऐसे बना लेते हैं और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, फील्ड क्रिएट करना है ना इसके बीच में, तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या करेंगे, ये अगर पोलराइज होने लगेगा तो पोलराइज होने की वजह से इधर निगेटिव चार्जेस बनेंगे, निगेटिव चार्जेस बनेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कैसे बनते हैं, मीडियम पोलराइज होगा, निगेटिव चार्ज बनेंगे, इधर पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, तो उधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव बनेंगे। इनकी वजह से यहां पर एक फील्ड क्रिएट होगा, ई इंड्यूस चार्जेस की वजह से ये फील्ड बनेगा। और यहां जो प्लेटें हैं वो प्लेटें अपना एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगी ही, ये अपना एक्सटर्नल फील्ड तो लगाएंगी ही, यहां पर एक्सटर्नल फील्ड तो लगेगा ही। ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड लगेगा। अब एक्सटर्नल फील्ड और ई इनसाइड की कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये नहीं भरा गया था, स्लैब नहीं थी, तो स्लैब नहीं थी तो उस समय पर जो ई एयर में था वो कितना लिखा जाता है, दो अलग अलग प्लेट के बीच में, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर क्या है माइनस सिग्मा है, इसके ऊपर देखो प्लस सिग्मा आई इन है और इसके ऊपर माइनस सिग्मा आई इन। आई इन का मतलब इंड्यूस चार्ज की है ये डेंसिटी। तो ई एयर जो लिखा जाएगा वो क्या लिख सकते हैं, तो दो प्लेट के बीच में सिग्मा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। चार्जेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई जो एयर लिखा जाएगा उसे लिखेंगे हम लोग, मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो क्यू डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। ए है प्लेट का एरिया, ठीक है, ए क्या है, प्लेट का एरिया है, प्लेट का एरिया जिसके ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब चार्ज ऐसा रखा गया है, अब इसके अंदर नेट फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। ई जो नेट फील्ड की कैलकुलेशन की जाएगी वो क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड जो बाहर से लगाया गया था, इंड्यूस्ड फील्ड, ठीक है। अब नेट फील्ड इसके अंदर कितना बनेगा, तो नेट फील्ड बन जाएगा, देखो अब यहां से हम मीडियम में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ई एयर में
ठीक है। और डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक, ये मटेरियल जो इंट्रोड्यूस करा है ऐसा कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल, तो ये लिखा जाएगा देखो ई, सिर्फ एयर, पहले एयर थी तो वो था, और माइनस ई इंड्यूस्ड बनेगा। तो अगर ई इंड्यूस्ड की कैलकुलेशन करें, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ई एयर देखो कॉमन मिल रहा है, और यहां बन जाएगा 1 - 1 बाई के टाइम्स। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, क्यू इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। इस केस के लिए लिख देते हैं, यहां पर एयर का तो लिखा ही गया है, क्यू डिवाइडेड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ये इंड्यूस का हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, 1 - 1 बाई के लिखा जाएगा। अगर दोनों साइड से ए को कैंसिल कर दें, एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर देते हैं, तो इंप्लाइज दैट लगा के लिखेंगे, क्या निकल के आएगा हमारे पास ये वैल्यू, तो ये क्यू जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या लिखा जाएगा, क्यू 1 - 1 बाई के टाइम्स लिखा जाएगा, तो ये इंड्यूस चार्ज होगा। तो इस तरह से इंड्यूस चार्ज की कैलकुलेशन की जाती है। अब ये चार्ज इंड्यूस होगा तो अलग अलग मैग्नीट्यूड रखेगा, यहां पर जो इंड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस क्यू 1 - 1 बाई के, यहां पर जो इंड्यूस हुआ है ये होगा प्लस में, क्या लिखा जाएगा, क्यू 1 - 1 बाई के, दोनों को ऐड करेंगे, देखो अभी भी नेट चार्ज इसके ऊपर 0 बन रहा है। तो यहां पर जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये चीज समझ में आई होगी कि नेट फील्ड हम कैसे लिखेंगे, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो फील्ड बनेगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं उनकी सरफेस पर, अगर उन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो चार्जेस की कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है। तो ये कंप्लीट क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को पढ़ा, उनका बिहेवियर देखा, उनमें चार्जेस इंड्यूस होते हैं तो उनको कैसे देख सकते हैं, पोलराइज होते हैं, पोलराइजेशन का प्रोसेस देखा, पोलराइजेशन क्या होता है, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बना देना, मतलब क्या है, कोई मॉलिक्यूल्स है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं अगर कोइंसाइड कर रहे हैं उनको अलग अलग कर देना, जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं हम पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन किया गया, किसी वॉल्यूम में पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन किया गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसमें था, बाउंडेड सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर में रिलेशन भी देखा। तो ये कंप्लीट क्लास थी डाइइलेक्ट्रिक की। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, प्लेट के बीच में फोर्स कैसे काम करता है, और कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट और उसका प्रिंसिपल कैसे लिखा जाता है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।